किसी रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ कैसे लिख सकते हैं? एक इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज ए के 2 मोल बी के 1 मोल से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट पी बनाते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए हम रेट लॉ कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए रेट लॉ होगी रेट इक्वल्स टू के, क्या होगा, रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ ए के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर, और बी के कितने मोल हैं 1, तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर हमें किसी रिएक्शन की ऑर्डर बतानी है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग या उस रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। फिर उस रेट लॉ में कंसंट्रेशन की जो पावर होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या कहलाएगा, उस रिएक्शन की ऑर्डर कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक इक्वेशन ले लें, सपोज ए के 2 मोल बी के 1 मोल से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। तो इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे? इसके लिए रेट हो जाएगी रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2, क्योंकि ए के कितने मोल हैं 2 मोल, और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगी, रेट लॉ। क्लियर? और अब अगर हमें इस इक्वेशन के लिए क्या बतानी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कैसे बताएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें सिंपली क्या करना है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर को सिंपल हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ए की पावर कितनी है 2 और बी की पावर कितनी है 1, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी 3। तो किसी रिएक्शन की ऑर्डर को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उस रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर को जोड़ना होता है, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं, उस रिएक्शन की ऑर्डर को पता कर सकते हैं। पर क्या ये सभी रिएक्शन के लिए ऐसा ही करते हैं? आंसर है नहीं। ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सही है, पर अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अलग तरीके से देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है? ये दोज रिएक्शंस which takes place in single step। ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या है, दोज रिएक्शंस which takes place more than one step। ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज which collide simultaneously to bring about a chemical reaction is called molecularity। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे ही हम उस रिएक्शन की क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी कैन नाइदर बी जीरो नॉर फ्रैक्शनल, इट विल बी इंटीजर वैल्यू ओनली। यानी मॉलिक्यूलरिटी ना जीरो हो सकती है ना उसकी वैल्यू फ्रैक्शनल होगी, उसकी वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है, एक इंटीजर हो सकती है। जैसे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, जीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये पहला एग्जांपल है अमोनियम नाइट्राइड से हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन और वाटर। फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं हमें, नाइट्रोजन और वाटर। तो ये किसका एग्जांपल है, यूनी मॉलिक्यूलर। सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, 1 मोल H2 का और 1 मोल क्या है I2 का, रिएक्ट करके क्या दे रहा है, ट्वाइस HI दे रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है, बाई
मॉलिकुलर। थर्ड रिएक्शन में 2 मोल NO के और 1 मोल O2 का क्या दे रहा है, ट्वाइस NO2। तो ये किसका एग्जांपल है, ट्राई मॉलिकुलर। ये सभी एग्जांपल्स में क्या है, मॉलिकुलरिटी इन रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बराबर है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। लेकिन कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये थ्योरी क्या है इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक समय में टकराएं ताकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, ऐसा बहुत रेयर होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रिएक्टेंट के इफेक्टिव कोलिजन के बाद ही पॉसिबल है। अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं होता। पर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। 3 से ज्यादा भी एक साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो कि एक रेयरेस्ट केस होता है। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें, ऐसी रिएक्शन का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 5Br नेगेटिव रिएक्ट करेंगे जैसे 1 मोल BrO3 से एसिडिक कंडीशन में क्या देते हैं, 3 मोल Br2 के और 3 मोल H2O के। अगर हम इसके लिए एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखें तो वो क्या होगा, R इक्वल्स टू K Br नेगेटिव BrO3 और यहाँ क्या आएगा H प्लस स्क्वायर। ये क्या है, इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ है। और ये इक्वेशन कौन सी है, जिसमें मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा होगी। तो अगर हम किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी बतानी है तो बस हमें सिंपली क्या करना है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को देखना है। जितने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वही उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी होती है। क्लियर। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट व्हिच अंडरगो कोलिजन साइमल्टेनियसली। मॉलिक्युलरिटी क्या है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कोलाइड करते हैं वो क्या कहलाती है, मॉलिक्युलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जब हम किसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखते हैं तो उस रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उनका सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, यानी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू होगी। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर। अगला टॉपिक है रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, उसे कैसे ड्राइव करते हैं वो हम अब पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। क्या होती है ये, दोज रिएक्शन whose rate does not depend on concentration of reactant are known as zero order reaction। यानी ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती उसे हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे करेंगे, सपोज एक इक्वेशन है जिसमें ए क्या है, रिएक्टेंट, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। टाइम 0 पर यानी इनिशियली सपोज ए के मोल कितने हैं, स्मॉल ए, और प्रोडक्ट के मोल कितने होंगे, 0, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0। और टाइम टी पर मान लेते हैं पी के एक्स मोल बने होंगे, तो ए में से एक्स मोल घटेंगे तभी तो ये पी के एक्स मोल बने होंगे, तो ए की कंसंट्रेशन टाइम टी पर क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स। अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट लिखें तो रेट बराबर क्या होगी, के, और टी टाइम पर क्या है, कंसंट्रेशन ए की, ए माइनस एक्स, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, के। आर क्या है, रेट है, तो रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए ओवर डी टी बराबर के। डी टी को के में मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी ए इक्वल्स टू माइनस के टी। ये क्या है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन करने पे क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो डी ए लिमिट क्या ले लेंगे, इनिशियल माइनस
फाइनल, ए नॉट से लेके ए टी। और यहाँ क्या है माइनस के क्या है कांस्टेंट, के आ जाएगा बाहर और टी का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके टी। तो ये क्या हो जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ए टी माइनस ए नॉट, और ये क्या हो जाएगा माइनस के टी माइनस 0 या माइनस के टी ही आ जाएगा। तो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ये इक्वेशन किसके लिए हो जाएगी, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ ए टी क्या है फाइनल कंसंट्रेशन, ए नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, के रेट कांस्टेंट और टी क्या है टाइम। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टाइम इन विच 50% ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। यानी ऐसा टाइम पीरियड जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन जस्ट आधी रह जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं हाफ लाइफ। अगर टी की जगह क्या ले लें, टी हाफ क्या है हाफ लाइफ, और इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि ए नॉट क्या है ए मोल, तो फाइनल कंसंट्रेशन यानी ए टी क्या हो जाएगा, ए का आधा कितना होगा A/2। तो अगर फॉर्मूला में पुट करें, फॉर्मूला क्या होता है K इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी ओवर टी। टी की जगह क्या आ जाएगा टी हाफ, तो टी हाफ को हम यहाँ लिख देते हैं, टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए नॉट क्या है ए टी है A/2 अपॉन क्या हो जाएगा के। ए में से A/2 जाएगा तो क्या आएगा A/2, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा A/2K। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा A/2K। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 3 ग्राफ पूछे जाते हैं अक्सर, एक AT वर्सेस टी, एक रेट वर्सेस कंसंट्रेशन और टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। तो AT वर्सेस टी के लिए क्या ग्राफ होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है AT माइनस ए नॉट इक्वल्स टू क्या होता है माइनस के टी, और क्या लिख सकते हैं इसको AT इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। अगर हम इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो क्या होगा, m क्या होता है स्लोप, वो किसके बराबर है माइनस के, और c क्या है इंटरसेप्ट, वो किसके बराबर है ए नॉट के। स्लोप इसमें कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा ये बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम ग्राफ देखें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट बराबर होती है किसके के, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती, तो चाहे कितनी भी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर ले रेट क्या होगी कांस्टेंट रहेगी। तो क्या होगा कंसंट्रेशन यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये ग्राफ हो जाएगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से अगर हम टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला देखें, तो फॉर्मूला क्या होता है टी हाफ इक्वल्स टू A/2K, यानी टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ए के। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टी हाफ भी बढ़ेगी, तो क्या होगा अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें किससे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है 0 और स्लोप क्या है 1/2K, क्योंकि हम ग्राफ किसके लिए खींच रहे हैं टी हाफ वर्सेस ए के लिए, तो y एक्सिस पे क्या है टी हाफ और x एक्सिस पे क्या है a, तो m क्या हो जाएगा m हो जाएगा यहाँ पर 1/2K के बराबर, और c क्या है यहाँ पर 0। क्लियर। तो इंटरसेप्ट अगर 0 है तो ग्राफ क्या होगा ओरिजिन से क्या आ जाएगा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा टी हाफ वर्सेस ए के लिए। ओके।